हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है किसी सारणिक विधि से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक कक्षा 10 से हम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको सारणिक के रूप में लिखते हैं तो ये इस तरह से व्यवस्था होती है इसकी। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ ऑफ, सारणिक का मान होता है, इसका पहला स्तंभ x कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2 x3, दूसरा स्तंभ y कोऑर्डिनेट होंगे y1 y2 और y3, और तीसरा स्तंभ 1 1 1 होता है। अगर मैं इस सारणी का प्रसार कर देता हूँ तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा पहले स्तंभ के सापेक्ष x1 गुणा y2 माइनस ये y2 माइनस y3 माइनस x2 गुणा ये गया और ये गया y1 माइनस y1 माइनस y3 प्लस x3 गुणा ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया y1 माइनस y2 बराबर 1/2 गुणा x1 गुणा y2 माइनस y3, और इसमें से अगर माइनस बाहर लेता हूँ तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, जो यहाँ पर चाहिए था मुझे y3 माइनस y1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं तो हम इस सारणिक का प्रसार करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सारणिक विधि से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसके शीर्ष हमें दिए गए हैं, तो इस प्रकार से हम उसे ज्ञात करेंगे। इस पर एक सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल अगर हम लेते हैं, इसका तीसरा भाग देखते हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं -2 -3 3 2 और -1 -8। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें मैं इसके निर्देशांक को ले लेता हूँ x1 x2 x3 -2 3 -1 y1 y2 y3 -3 2 -8 1 1 1। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा -2 गुणा 2 + 8, और पहली पंक्ति के सापेक्ष का अनुसार कर रहा हूँ तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +3 गुणा ये स्तंभ ये पंक्ति गया 3 + 1 और +1 गुणा 3 × -8 -24 + 2 बराबर 1/2 गुणा 8 2 10 दूना 20 ऋण 20 धन 3 चक्को 12 ऋण 22 बराबर 1/2 गुणा ये आया ऋण 42 धन 12 बराबर 1/2 गुणा ऋण 30 बराबर ऋण 15। अब एक बात ध्यान देने की, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा -15 आया है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। इसे संख्यात्मक रूप से इसका मान हमेशा 15 वर्ग इकाई कहेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल -15 है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अदिश राशि है तो धन ऋण क्यों आता है, थोड़ा सा एक नजर इस पर डालते हैं। अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इस प्रकार से मैं अगर घड़ी के सुई की घूमने की दिशा में, घड़ी की दिशा में अगर मैं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लेता हूँ, अगर यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 मिनट के अगर कोई संख्या आती है, वो संख्या 10 वर्ग इकाई आती है, या मैं कुछ भी कह दूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर s आता है यहाँ से, अगर इन्हीं शीर्षों को अगर घड़ी के विपरीत क्रम में हम लेते हैं, इस शीर्ष को हम x1 y1 कहते हैं, अब इस वाले शीर्ष को मैं x2 y2 अगर कह देता हूँ, और इस शीर्ष को b को, और c शीर्ष यहाँ पर आ गया, इसको x3 y3 कहते हैं। अब इस प्रकार से अगर हम शीर्षों का वितरण करते हैं तो अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो संख्यात्मक रूप से -s हो जाएगा।
अगर पहले 10 था तो अब ये ऋण 10 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्षों के घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वितरण के आधार पर निर्भर करता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से धन आएगा या ऋण आएगा। ठीक है, लेकिन हम हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल धन ही लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो है ऋणात्मक क्षेत्रफल का कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को हम कई बार इसका उपयोग करेंगे। तो इसका उपयोग इसी में तीसरे सवाल में ही हो गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है डेल्टा जो है 4 वर्ग इकाई दी है। उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें इस प्रकार से दिए हैं, K0, 40 और 02। इस प्रकार से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। अगर उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो इस अज्ञात राशि K का मान ज्ञात करो, हमें कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू, सूत्र हमारे पास है 1/2 गुणा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, उसने कहा, एक बार फिर से इस डेल्टा का मान रख लें, तो डेल्टा इज इक्वल टू मुझे दिया है 1/2 गुणा x1, इस निर्देशांक को पहले रखता हूँ, डेल्टा का मान फिर रखता हूँ। तो x1 है K4 0, x1 x2 x3 0 0 2 1 1 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब वही कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 4 वर्ग इकाई है तो K का मान ज्ञात कीजिए। हमने अभी कहा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। संख्यात्मक मान हम हमेशा धन लेते हैं, लेकिन हल करने पर उसका मान धन भी हो सकता है और उसका ऋण भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक दिया होगा, लेकिन जब आप उसका मान इस समीकरण में रखेंगे, जहाँ पर आप इस K का मान ज्ञात करना है, इस समीकरण में जब भी आप डेल्टा का मान रखेंगे, आप उसे प्लस माइनस ही रखेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो +-4 रखेंगे। देखिए, अगर +4 रखते हैं वो भी इसको संतुष्ट करेगा। अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल K का मान जो भी यहाँ से आता है, अगर आप डेल्टा इक्वल टू 4 रखेंगे तब भी K का एक मान आएगा, और अगर -4 रखते हैं तो जब भी K का एक मान आएगा। तो इस प्रकार से K के 2 मान यहाँ से पॉसिबल होंगे। इक्वल टू 1/2 गुणा K4 0 0 0 2 1 1 1। इसको सॉल्व कर देते हैं तो +-4 बराबर हुआ 1/2 गुणा, इसका प्रसार कर दें। अगर हम दूसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करते तो ये सबसे आसान होता। 2 गुणा, यानी इसका चिन्ह क्या होगा, यह है A31, यह A32, यानी अनुलग्नों का योग विषम संख्या आ रहा तो -2 ये होता। -2 गुणा इस स्तंभ और इस पंक्ति को निकाल लीजिए, तो K-4 ये हो जाएगा। यानी बज गुणा कर देते हैं तो +-8 इक्वल टू हो जाएगा, -2 से अंदर गुणा करते हैं, -2K धन 8 ये हो जाएगा। अब धन लेने पर यह आया 8 बराबर -2K धन 8, यानी -2K बराबर 0, इसलिए K का मान आया मेरे पास 0। दूसरा, ऋण लेने पर यह आएगा -8 बराबर -2K धन 8, यानी -8 बराबर -2K, तो -2K बराबर -16 और K बराबर 8 हो गया। जिससे जो हल हुआ वो K इक्वल टू 0 और 8 दो मान है। अब देखिए, आप K का मान चाहे हम 0 लें तब भी डेल्टा का मान 4 वर्ग इकाई आएगा। जब हम K का मान 8 लेंगे तब भी डेल्टा का मान 4 वर्ग इकाई आएगा। तो इस प्रकार जब भी आप इस तरह के सवाल को हल करते हैं, जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात है और किसी समीकरण में आप किसी चर का मान ज्ञात कर रहे हैं, अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो डेल्टा का मान हमेशा प्लस माइनस में लीजिए, केवल प्लस मत लीजिए जो वहाँ पर दिया होगा, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं।
एक चौथा सवाल इसी तरह का है, जो इस तरह का सवाल इस साल पूछा गया था कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हैं ए इक्वल टू, नहीं बल्कि सवाल यह है कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और बिंदु है हमारे पास, पहला सवाल इसका बिंदु है 1 2 और 3 6, 1 2 और दूसरा बिंदु से बी कर देता हूँ जिसके निशान है 3 6। इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक विधि से इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें यह है, जब भी हम किसी वक्र का समीकरण ज्ञात करते हैं तो हम उस वक्र के मार्ग में किसी स्थित एक चर बिंदु के निर्देशांकों में एक संबंध ज्ञात करें। जैसे सबसे सिंपल बात, हमने जब हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर रहे थे उसमें हमने देखा था, माना ये कोई वृत्त क्या होता है, वृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो कि एक स्थिर बिंदु से इसके अबाउट इस प्रकार से घूमता है कि इसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है, ये दूरी हमेशा अचर रहती है और ये घूमता है ऐसे। अब इस चर बिंदु के निर्देशांक हम इसे एक्स वाई कह देते हैं, और ये स्थिर बिंदु जिसके अबाउट ये घूमता है उसके निर्देशांक हम अगर एच के कह देते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर आर है। तो इस वृत्त का समीकरण हमने निकाला था। वृत्त का समीकरण अब क्या होगा, ये उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। तो किसी भी वक्र का बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए, किसी भी वक्र का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम उस वक्र पर एक चर बिंदु रखते हैं, चर बिंदु मान लेते हैं। अब दी गई शर्तों के अंतर्गत इस चर बिंदु के निर्देशांकों में एक संबंध ज्ञात करते हैं, वही वक्र का समीकरण या बिंदु पथ कहलाता है, इस बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। यानी यहाँ पर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी OP इज इक्वल टू हमारे पास r के बराबर है, ये शर्त है। तो वर्गमूल x माइनस एच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बराबर r, इसका हम वर्ग कर देते हैं तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त का समीकरण था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वृत्त का मैंने उदाहरण इसलिए लिया यहाँ पर कि किसी वक्र का समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उस वक्र के मार्ग में हम एक चर बिंदु ले लेते हैं और दी गई शर्तों के अंतर्गत उस चर बिंदु के निर्देशांकों में एक संबंध प्राप्त करते हैं, वही उस वक्र का समीकरण होता है। तो यहाँ पर ये जो रेखा है वो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। एक बिंदु इस पर A है, एक बिंदु इस पर B है। A के निशान है 1 2 और B के निशान है 3 6। अब इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए हमेशा इस वक्र पर एक बिंदु हम मान लेंगे एक्स वाई है। माना रेखा AB पर बिंदु P एक्स वाई है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीन बिंदु, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु P, ये तीनों एक ही रेखा में हैं। अब तीन बिंदु एक ही रेखा में है, इसका मतलब ये संरेख है। अब हम ये कर सकते हैं इन तीन बिंदुओं से, क्योंकि उसने सारणिक विधि से कहा कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो सारणिक विधि से हम एक काम करते हैं कि ये तीन बिंदु संरेख हैं, इसलिए तीन बिंदु से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बिंदु A, B व P संरेख हैं, इसलिए इन तीन बिंदुओं से जाने वाले इन तीन बिंदु से जाने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू 1 3 1 3 x, x1 x2 x3, y1 y2 y3, 2 6 y 1 1 1, ये 0 के बराबर होना चाहिए। यानी हाफ इंटू, इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3y माइनस 6x बराबर 0 होना चाहिए। बस 2 से बदगुणा कर देते हैं, यानी 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। 6 माइनस 6 कट गया, यह आया 2y माइनस 4x इक्वल टू 0, यानी 2y इक्वल टू 4x, यानी y इक्वल टू 2x। ये रेखा का समीकरण आया
सारणिक विधि से दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया हमारे को। लेकिन जो ज्ञात विधि अभी तक हमारे पास है, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, भले यहाँ पर वो मान्य नहीं है, आपको सारणिक विधि से इसको हल करना होगा, लेकिन अगर हम इसका वेरिफिकेशन करें कि दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता था, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो y माइनस वाई वन यहाँ पर हो गया y माइनस टू इक्वल टू सिक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, यानी y माइनस टू इक्वल टू फोर अपॉन टू इंटू एक्स माइनस वन, यानी y माइनस टू इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस वन, y माइनस टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू कट गए, तो y इक्वल टू टू एक्स। तब भी रेखा का समीकरण हमारे पास y इक्वल टू टू एक्स आया था, और सारणिक विधि से भी y इक्वल टू टू एक्स आया। यही सवाल इस बार आया है इस बार के बोर्ड में।